everyone, welcome to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा लेक्चर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स को डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। तो सबसे पहले चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है प्रियम्बल है, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं। आज हम उन्हीं पार्ट्स को इन डिटेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आज के लेक्चर का हमारा सीक्वेंस ये रहेगा या वे ऑफ डिस्कशन ये रहेगा कि सबसे पहले हम प्रियम्बल के पीछे की तारीख, हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रियम्बल को रीड करेंगे, फिर उसके बाद प्रियम्बल को समझने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ प्रियम्बल में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसको हम सिंपली डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, प्रियम्बल बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गाइडिंग पर्पस और प्रिंसिपल को सेट आउट करता है कि जिन प्रिंसिपल से कॉन्स्टिट्यूशन अपने अथॉरिटी को क्या करता है, डिराइव करता है, इसी को हम प्रियम्बल कहते हैं। सो इट वॉज short description about the preamble. So now let's look at the history of the preamble to the Constitution of India. अब हम Constitution of India के preamble की तारीख, उसके इतिहास को जानेंगे कि preamble कैसे वजूद में आया। So guys, objective resolution was moved by Jawaharlal Nehru in 1946. जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट को हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1946 में लाया गया था। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को बताया गया था कि हमारे संविधान का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में इसे अडॉप्ट कर लिया गया और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया, एक शक्ल दिया। और आज के डेट में जो प्रियम्बल है हमारा, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। यानी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वही आज के डेट में क्या है, प्रियम्बल है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो गाइस, अब हम प्रियम्बल को रीड करने जा रहे हैं। सो प्रियम्बल ये है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हम भारत के लोग मतानतो संजीदगी से इंडिया को सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे। यानी हम भारत के लोग इंडिया को कैसे बनाएंगे, कैसा होगा हमारा इंडिया, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। गाइस, इन वर्ड्स को हम आगे में डिस्क्राइब करेंगे। और आगे क्या कह रहा है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इसी के साथ साथ इसमें यह बात भी कही गई है कि इंडिया के तमाम लोगों को सिक्योर करेगा। क्या करेगा, सिक्योर, यानी इंडिया के तमाम लोगों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ये इंश्योर कराएगा। ये सारी चीज़ें इंडिया के लोगों को दी जाएगी। और जस्टिस कैसा, 3 टाइप के जस्टिस हैं, एक सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये सारे जस्टिस जो है इंडियन सिटीजन्स को दिए जाएंगे। सेकेंड आता है लिबर्टी, आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ का, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन तमाम चीज़ों की आज़ादी दी जाएगी यहाँ के नागरिकों को। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये सारी चीज़ें, ये सारी आज़ादी जो है यहाँ के नागरिकों को दी जाएगी। फिर थर्ड आता है इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का इक्वालिटी, इन तमाम चीज़ों में क्या है, एक समानता, एक मुसावी पहलू को अपनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ एंड टू प्रोमोट अमॉन्ग देम ऑल, इन तमाम चीज़ों को तमाम लोगों में क्या है, प्रोमोट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, इसी के साथ साथ ये इंश्योर कराएगा कि जो इंडिविजुअल हैं उनकी डिग्निटी को एश्योर करना,
इसी के साथ साथ नेशन के इंटीग्रिटी और यूनिटी को एश्योर करना, नेशन के एकता और अखंडता को क्या करना, एश्योर करना। एंड लास्टली, in our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। और हम Constituent Assembly में 26 नवंबर 1949 को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, इसी के साथ साथ हम खुद को कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, सपुर्द करते हैं। तो गाइस, ये हमने प्रियम्बल को रीड किया और उसके कुछ सिंपल मीनिंग को जाना कि प्रियम्बल में क्या बात कही गई है। अब हम प्रियम्बल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि प्रियम्बल में क्या बात हमसे कही गई है। सो नाउ लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। अब हम प्रियम्बल के कंपोनेंट्स को देखने जा रहे हैं कि प्रियम्बल के वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। So it is indicated by the preamble that the source of authority of the Constitution lies with the people of India। प्रियम्बल के अंदर इस बात की तरफ इशारा की गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल ऑफ इंडिया है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इक़्तिदार है, प्राधिकरण है, प्राधिकरण का जो सोर्स है वो पीपल ऑफ इंडिया है, भारत के लोग हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अपने अथॉरिटी को कहाँ से डिराइव करता है, भारत के लोगों से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया है, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल। सेकेंड, प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रियम्बल में इंडिया को डिक्लेयर किया गया है कि हमारा इंडिया, हमारा भारत कैसा होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। गाइस, इन तमाम वर्ड्स को अभी हम आगे चलकर डिस्क्राइब करेंगे कि इन वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड बाय द प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। और प्रियम्बल में बताए हुए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि जस्टिस को सिक्योर करना, लिबर्टी को सिक्योर करना, इक्वालिटी को सिक्योर करना तमाम लोगों के लिए, एंड प्रोमोट फ्रेटर्निटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल ये है कि फ्रेटर्निटी, भाईचारगी को क्या करना, प्रोमोट करना। क्यों? इसलिए कि भाईचारगी को प्रोमोट करने से हमारे नेशन की यूनिटी, इंटेग्रिटी बनी रहती है, जो हमारे मुल्क का एकता और अखंडता है वो बना रहता है। The date is mentioned in the preamble when it was adopted। और प्रियम्बल में जो हमने लास्ट में देखा था, जो कुछ डेट्स वहाँ मेंशन हैं, वो डेट का ताल्लुक है एडॉप्शन से, कि कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को क्या है, हमारे प्रियम्बल को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी ऑब्जर्व करते हैं। ये था गाइस प्रियम्बल के कंपोनेंट्स। तो गाइस, अभी हमने प्रियम्बल को डिस्कस किया, फिर उसके बाद प्रियम्बल के कंपोनेंट्स को देखा कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रियम्बल में मौजूद हैं। अब हम प्रियम्बल में यूज़ होने वाले कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसा कि आपने देखा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एट्सेट्रा। अब इन तमाम वर्ड्स को, इन तमाम अल्फाज को इन अ सिंपल वे में हम डिस्क्राइब करेंगे कि इन वर्ड्स के एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस वर्ड्स। तो गाइस, पहला कीवर्ड्स है प्रियम्बल का, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब है इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है, या ये सेंटेंस इंडिकेट करता है, इशारा करता है भारत के लोगों का अल्टीमेट सॉवरेनिटी, अल्टीमेट हतमी इक़्तिदार ये भारत के लोगों के पास है। हतमी संप्रभुता ये भारत के लोगों के पास है। ये इसका मीनिंग है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, मतलब कि अल्टीमेट सॉवरेनिटी ये किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास। सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी का मतलब है एक रियासत का,
स्टेट का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी कि वो स्टेट या वो कंट्री के जहाँ पर उसकी अथॉरिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का होना ये क्या कहलाता है, सॉवरेनिटी कहलाता है, जिसका मतलब हुआ कि वो स्टेट अदर स्टेट या एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में ना हो, उसे हम कहते हैं सॉवरेनिटी। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग हुआ कि इंडिया के लोगों का अल्टीमेट सॉवरेनिटी, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया ये इंडिकेट करता है कि जो हतमी इक़्तिदार ये किसके पास है, भारत के लोगों के पास है। फिर सॉवरेनिटी का मीनिंग ये है कि स्टेट का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, एक स्वतंत्र प्राधिकरण जो कि किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं होगा, एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में नहीं होगा, ये कहलाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। Now the second keyword is sovereign. The term means that India has its own independent authority. सॉवरेन का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि इंडिया का अपना खुद का इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, मतलब कि अदर एक्सटर्नल पावर का डोमिनियन इंडिया पर नहीं है, यानी कि इंडिया जो है एक्सटर्नली क्या है, इंडिपेंडेंट है। एंड द नेक्स्ट, इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉज। इसी के साथ साथ कंट्री में इसके पास क्या है, लॉ को बनाने का पावर है। तो मतलब ये हुआ सॉवरेन का कि ऐसा कंट्री या भारत एक्सटर्नली क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इंटरनली क्या है, सुप्रीम है। ये मतलब हुआ सॉवरेन का। नेक्स्ट टर्म आता है सोशलिस्ट। द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रो डेमोक्रेटिक मीन्स। सेकेंड की वर्ड्स है सोशलिस्ट, समाजवादी। द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड थ्रो डेमोक्रेटिक मीन्स। तो सोशलिस्ट का मतलब है कि सोशलिस्ट के अचीवमेंट का एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा। मतलब हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेस हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर कुछ लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं तो उनको उनसे लेकर के गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना, और ये जो तरीका होगा डेमोक्रेटिक मीन्स से होगा, फोर्स्ड या जबरन नहीं होगा। तो इक्वली रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट करना या सोशलिस्ट के अचीवमेंट का ख़त्म हो जाना डेमोक्रेटिक मीन्स से, ये समाजवादी कहलाता है। इसी के साथ साथ इट होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और जो हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी सिस्टम है ये ना कंप्लीटली सोशलिस्ट है, ना कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है, बल्कि पार्शियली सोशलिस्ट और पार्शियल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। हमारा फेथ मिक्स्ड इकोनॉमी पर है, जहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के दोनों क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। ये मतलब हुआ सोशलिस्ट का। एंड द नेक्स्ट कीवर्ड इज सेक्युलर। द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजियंस इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट। सेक्युलर का मीनिंग है कि इंडिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, उनको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा। या ये कि स्टेट का अपना कोई मज़हब नहीं है, या तमाम मज़हब तमाम धर्म एक हैं स्टेट की नज़र में, लॉ की नज़र में। एंड द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। हर मज़हब को, हर धर्म के मानने वालों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ये मतलब हुआ सेक्युलर का। गाइज, यहाँ पर दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये जो दो वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड्स को जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। मतलब कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम ये दो वर्ड्स, इसके अलावा एक वर्ड्स और है जो आगे आएगा जिसे हम इंटेग्रिटी कहते हैं, ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, फॉर्म हुआ था, ये तीनों वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। बाद में इसे 42nd संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976, कि इन वर्ड्स को प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ऐड किया गया था। एंड द नेक्स्ट कीवर्ड इज डेमोक्रेटिक। तो गाइस, अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है। The term implies that the government of India has an established form of constitution.
डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इनका अपना बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है विच गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल एक्सप्रेस्ड इन एन इलेक्शन। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अथॉरिटी को कहाँ से डिराइव करता है? पीपल ऑफ इंडिया के विल से। और ये पीपल ऑफ इंडिया अपने विल को इलेक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक कंट्री में लाइक भारत, यहाँ पर जो हुकूमत बनाई जाती है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और ये लोग क्या करते हैं? अपने सरकार को, अपनी हुकूमत को इलेक्ट करते हैं वोट दे करके। हर वो नागरिक जो 18 साल से अबव का है वो क्या है? वोट दे सकता है। और वोट देकर क्या करता है? वो अपनी सरकार को बनाता है। उसी बात को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या है? अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, संविधान है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने अथॉरिटी को, यानी अपने अथॉरिटी को लोगों के विल से ड्राइव करता है। और वो लोग क्या करते हैं? इलेक्शन में वोट देते हैं, जिसके बाद वो गवर्नमेंट बनकर आती है। ये मतलब हुआ डेमोक्रेटिक का। एंड द नेक्स्ट टर्म रिपब्लिक। द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों का मीनिंग सेम है, कुछ डिफरेंस है। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा इंडिया में। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं भारत के, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट हुआ करते हैं। जो स्टेट है हमारा 28, उसके हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और उनको कौन है? लोग ही क्या है? उसको इलेक्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। क्योंकि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है कि हम लोग डायरेक्ट जो है इलेक्शन में क्या है? वोट नहीं देते हैं, बल्कि हमारे ज़रिए जो एमपी और एमएलएज लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में है वो क्या है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये हुआ रिपब्लिक का मीनिंग कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हेड ऑफ द स्टेट को हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक। तो गाइस, ये हमने उन तमाम कीवर्ड्स को इन अ सिंपल वे में डिस्कस किया जो कीवर्ड्स क्या है? प्रीएम्बल में यूज़ किए गए। तो अब गाइस हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सो लेट्स सी, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ। जो हमारा संविधान है, जो हमारा आइन है, ये सुप्रीम लॉ है। मतलब इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, यही सबसे ऊपर है, सुप्रीम लॉ। एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटेग्रिटी इन द सोसाइटी। इसी के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सोसाइटी में, समाज में इंटेग्रिटी, सालमियत और क्या है? अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। एंड टू प्रोमोट यूनिटी अमॉन्ग द सिटीजन्स। और लोगों में, नागरिकों में इत्तेहाद को, एकता को बनाए रखना, ताकि इससे क्या है? एक ग्रेट नेशन को बिल्ड किया जाए। तो ग्रेट नेशन को बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों में क्या बना रहे? यूनिटी, इंटेग्रिटी, एकता, अखंडता बना रहे। तो इससे क्या होगा? हमारा नेशन ग्रेट होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोमोट हार्मनी थ्रू आउट द नेशन। मगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे नेशन में हार्मोनी को क्या है? प्रमोट करना, यकजहती को, इत्तेहाद को, एकता को क्या है? पूरे नेशन में प्रमोट करना। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में हमें मदद करता है, हेल्प करता है। तो फर्स्ट है जस्टिस। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन अ सोसाइटी दैट इज़ प्रोमिस्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस। पहला जो फैक्टर है वो जस्टिस है। जस्टिस, इंसाफ, न्याय। तो किसी भी सोसाइटी या समाज में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंसाफ या न्याय ज़रूरी है। ये इंसाफ और न्याय कैसे मिलेगा? इसके लिए वेरियस प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं। उन्हीं प्रोविज़न के ज़रिए हम जस्टिस को मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइडेड प्रोविज़न लाइक फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये वो सारे प्रोविज़न हैं कि जिसके ज़रिए किसी समाज या सोसाइटी में जस्टिस को लाया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है।
और गाइस जस्टिस तीन तरह के होते हैं जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। इट कंप्राइजेस थ्री एलिमेंट्स विच इज़ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस तीन तरह के होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब हम हर एक का मीनिंग जानते हैं कि सोशल जस्टिस क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है। सो लेट्स लुक एट दिस पॉइंट। सो फर्स्ट इज सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ। इसका मतलब है सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सोशल जस्टिस, सामाजिक इंसाफ का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ऐसे सोसाइटी को बनाना चाहता है कि जिसमें इम्तियाज़ो सलूक नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। मज़हब के नाम पर, जेंडर के नाम पर किसी के साथ इम्तियाज़ो सलूक नहीं किया जाएगा। ये मतलब होता है सोशल जस्टिस। सेकेंड आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। के डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ो सलूक नहीं किया जाएगा किसी इंसान के साथ वेल्थ के बिना पर, इनकम के बिना पर, इकोनॉमिक स्टेटस के बिना पर। यानी कि इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं या उसके माशी हालात बहुत अच्छे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को बेस बनाकर किसी के साथ इम्तियाज़ो सलूक नहीं किया जाएगा। ये मतलब हुआ इकोनॉमिक जस्टिस का। इसी के साथ साथ कि हर इंसान को इक्वल पोजीशन के लिए इक्वली पे आउट किया जाएगा और तमाम इंसान जो है, तमाम नागरिक, तमाम भारत के लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि एक मुसावियाना मौके दिए जाएंगे तमाम लोगों को ज़िंदगी गुजारने का। ये मतलब हुआ इकोनॉमिक जस्टिस। फिर थर्ड आता है पॉलिटिकल जस्टिस। एंड थर्ड पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मीनिंग होता है कि पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट। कि हर इंसान के पास इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट होगा। किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट करने के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए, उसमें शिरकत करने के लिए हर इंसान के पास इक्वल, फ्री एंड फेयर राइट होगा। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज़ सलूक नहीं किया जाएगा। ये हुआ पॉलिटिकल जस्टिस। तो गाइस हमने देखा जस्टिस तीन तरह के होते हैं। नेक्स्ट टर्म है इक्वालिटी एंड लिबर्टी। अब इसका क्या मीनिंग होता है? सो लेट्स लुक एट दीज वर्ड्स। So the term equality means no section of society has any special privileges. Equality का मतलब ये होता है सोसाइटी के सेक्शन को किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। जो सोसाइटी के सेक्शन हैं, लोग हैं, उनको एक मखसूस किस्म का प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा। तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे हर चीज़ के लिए। जो समाज और सोसाइटी में लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे बगैर किसी इम्तियाज़ सलूक के, बगैर डिस्क्रिमिनेशन के। और तमाम लोग लॉ के नज़र में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हर एक व्यक्ति को, सोसाइटी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा बिफोर द लॉ। ये मतलब हुआ इक्वालिटी का। एंड नेक्स्ट टर्म इज लिबर्टी। व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी, आज़ादी। इसका मतलब होता है फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ। फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्र। इसका मतलब होता है कि लोगों को आज़ादी दी जाए कि वो अपने ज़िंदगी के गुजारने के तरीके को क्या करे? इख्तियार करे, चूज़ करे अपने एतबार से। दे हैव पॉलिटिकल व्यूज़ एंड बिहेवियर इन सोसाइटी। लिबर्टी का मतलब ये भी होता है कि लोगों के पास अपने पॉलिटिकल व्यूज़ होंगे, सोसाइटी में उनका अपना बिहेवियर होगा। मगर इसी के साथ साथ लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। मगर लिबर्टी का, आज़ादी का ये मतलब नहीं कि आप जो चाहें वो कर लें। हर चीज़ को करने की आज़ादी नहीं है। बट अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट सेट बाय द लॉ। कि एक इंसान, एक व्यक्ति कोई भी चीज़ कर सकता है मगर लिमिट में रह करके, एक हद में रह करके कोई भी चीज़ कर सकता है। बाई वो लिमिट क्या है? उसको लॉ के द्वारा सेट किया गया है। तो आज़ादी का मतलब वो आज़ादी कि जिससे किसी को हार्म ना हो, जिससे किसी का फ्रीडम क्या हो, हैम्पर ना हो, वो आज़ादी मुराद है। ये मतलब नहीं कि जो मन में आए वो कर दे, बल्कि एक लिमिट, एक हद में। ये होता है लिबर्टी का मीनिंग। एंड द लास्ट टर्म इज फ्रेटर्निटी। इसका मीनिंग होता है भाईचारगी,
The term fraternity means a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people. Fraternity भाईचारगी का मतलब होता है ब्रदरहुड का एक फीलिंग, भाईचारगी का एक फीलिंग, और इसी के साथ साथ इमोशनल अटैचमेंट का होना लोगों के साथ और कंट्री के साथ। तो लोगों के साथ और कंट्री के साथ एक जज्बाती लगाव का होना या भाईचारगी का एक भावना, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी कहते हैं, भाईचारगी कहते हैं। और ये चीज़ें किसी नेशन में एकता और अखंडता को बनाए रखने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो गाइस, ये हमने आज के लेक्चर में प्रियम्बल से रिलेटेड डिस्कशन किया, और इसमें जो भी टर्म्स आए हैं, कीवर्ड्स आए हैं, उन सबको हमने इन अ सिंपल और इजी वे में क्या है डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको डिस्कस किया। अब तो गाइस, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्लोज डाउन करते हैं। मगर अब भी प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स रह गए हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और वो फैक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सेकेंड वीडियो में हम उन फैक्ट्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो गाइस, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।